आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं संस्कृत की कक्षा में वर्ग अष्टम नवम दशम के लिए समास को लेकर। इससे पहले की कक्षाओं में अव्ययी भाव समास तक की चर्चा हुई थी। आज तत्पुरुष समास के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। विशेष रूप से क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए तो तत्पुरुष समास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें उन्हें व्याधिकरण तत्पुरुष के बारे में उन्हें पढ़ना है। लेकिन जो क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं उन्हें समास के दोनों भेदों को पढ़ना है, अर्थात समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो आइए सबसे पहले हम तत्पुरुष समास को जानें। आज का मुख्य विषय बिंदु है तत्पुरुष समासः। आज का विषय बिंदु यही है। तत्पुरुष समास का सूत्र भी है, इसका संस्कृत में डेफिनेशन है बहुत ही छोटा कि उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधानः, उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। इससे पहले की समास जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः। अव्ययी भाव में कहता है पूर्व पदार्थ, यानी पहले का पद का अर्थ प्रधान अव्ययी भाव समास में कहता है। लेकिन ठीक तत्पुरुष समास में इसका विपरीत कहता है उत्तर पदार्थ, यानी उसमें पहले और इसमें बाद, यानी बाद का पद का अर्थ जो प्रधान है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका डेफिनेशन हिंदी में यदि हम लोग लिखें तो हिंदी में लिखेंगे जिसमें उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद का अर्थ प्रधान, जिसमें बाद वाले पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखना होगा कि तत्पुरुष समास तो कहते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के वो उदाहरण कहलाता है जिसमें उत्तर पद यानी बाद का पद का अर्थ जिसमें प्रधान हो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण कहलाता है। ये बात वो तत्पुरुष समास
से युक्त पद कहलाते हैं और इनके अलग अलग भेद हैं। तत्पुरुष समास के हम एक दो उदाहरण देखेंगे और इन उदाहरणों के बाद जो हम चर्चा करेंगे वो तत्पुरुष समास के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर तत्पुरुष समास के भेद में कौन सब आते हैं। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण में जैसे यथा हम लिखते हैं हम लोग गंगा जलम, गंगा जलम। तो सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे कि अर्थ किसका प्रधान है। तो गंगा जलम हम बोलते हैं गंगा जलम अर्थात क्या बोलते हैं जलम। जलम इत्युक्ते जलः अर्थात पानी। तो जल, जल किसका है भाई? तो गंगा का। यदि कोई पूछे कि आप कहाँ से जल लाए हो तो आप बोलोगे नल पर से, चापाकल पर से, या मिसलरी का, डिस्टिल वाटर वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम आप बताएंगे। तो आपसे जो पूछेगा उसी के बारे में बताओगे ना। तो यहाँ कहता है जलम, गंगा जलम अर्थात जल। यहाँ देखिए बाद का पद जो है जल उसका अर्थ प्रधान है, न कि गंगा का। तो यहाँ जब जल का अर्थ प्रधान हो गया, जल की प्रधानता हो गई। पहले प्यासा यदि कोई व्यक्ति है तो वो क्या पूछता है? वो पूछता है पानी, पानी दो हमें। तो हम लोग क्या करते हैं? पानी देते हैं। और जब उस प्यासे की प्यास बुझ जाती है तब वो पूछता है कि भाई पानी कहाँ से लाए हो। पहले ये नहीं कहता कि पानी थोड़ा बर्तन साफ करके लाना, पानी कहीं अच्छे जगह से लाना, पानी को उबाल कर लाना या पानी को छान कर लाना, ये नहीं पूछता। पहले वो कहता है पानी दो, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। उस समय पानी की आवश्यकता है उसे, ना कि वह जगह से पानी कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में वो उससे आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ भी वही बात कहता है जलम अर्थात जल। कैसा जल? तो गंगा जल। तो पहले पद का अर्थ जो है वो प्रधान नहीं है, बाद वाले पद का अर्थ प्रधान है। ये ध्यान में रखने की बात है। और बाद का अर्थ जो है वो प्रधान है, जलम अर्थात जल। तो जल किसका? तो गंगा का। तो यहाँ इसका विग्रह हो जाएगा गंगायाः जलम। गंगायाः जलम, गंगा जलम। सिंपल सी बात। अब ये तो आपको समस्त पदों को मैंने विग्रह करके बताया। अब एक विग्रह युक्त पद लिखते हैं, उसका हम देखते हैं समास क्या करते हैं। राज्ञः पुरुषः। अब यहां देखें शब्द है राज्ञः पुरुषः। प्रधान क्या है? पुरुष। यह व्यक्ति है, पुरुष है। तब पूछते हैं भाई किसका है ये? राजा का। अब तो आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में पत्र लेखन की जो प्रथा थी, डाकिया डाक लाया, वो प्रथा समाप्त हो गई। पहले पोस्टमैन आता था, डाकिया डाक लेके आता था, पत्र लेकर आता था। तो पहले वो कहता पत्र है। लोग पहले ये सोचते थे भाई पत्र आया, और जब पत्र खोलते थे तब पूछते थे आखिर पत्र किसका है? मामा का है, दादा का है, दादी का है, फुआ का है, या बेटा का है, या पति का है, या पत्नी का है। बाद में पहले तो प्रतीक्षा ये करते कि पत्र आएगी, कब आएगी वो चिंता नहीं है, लेकिन पत्र आना है।
डाकिया पहले पत्र लाता था। वही बात यहां लागू होता है। पुरुष अर्थात यह व्यक्ति है। तो पूछेगा भाई किसका व्यक्ति है, तो राज्ञः पुरुषः, राजा का आदमी है और राजा का व्यक्ति है। तो यहां राज्ञः पुरुषः शब्द बनेगा राजपुरुषः। ये समस्त पद हो गए, क्योंकि हम बार बार यही पढ़े हैं कि जब दो से अधिक पद आपस में अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिल जाते हैं तो ऐसे बने पद को हम समास कहते हैं। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, समास हो गया। अब एक और उदाहरण लिखते हैं, तत्पुरुष का ही रहेगा। वो उदाहरण कैसा, कृष्णः सर्पः कृष्णः सर्पः। यहां भी सोचने वाली बात है भाई। यहां भी देखेंगे तो बाद का ही पद का अर्थ प्रधान है। किसी ने घर में गया, अंधेरा घर था, उसे रस्सी मिला, पैर पड़ गया, अरे वाह ये तो सांप है। मुख से आवाज निकली पहले सांप है। कोई ये नहीं पूछा लाठी लाओ, कोई ये नहीं पूछा कौन सा सांप है, सांप है। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जब देखते हैं ना दरवाजे पे खेलते हुए, तो एक ऐसा सांप होता है जो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। आप लोग शायद उसका नाम जानते होंगे। तो बच्चे जब देखते हैं ना तो सांप सांप करके भागते हैं या तालियां बजाना शुरू करते हैं, सांप सांप। तो उसकी तालियों से मम्मी पापा समझ जाते हैं कि ये नुकसान पहुंचाने वाला सांप नहीं है। वही कोई सियान आदमी देख ले, क्या है भाई, तो सांप है, तू पहचानेगा तो बोलेगा अरे भाई आज मैंने इतना मोटा सांप देखा, इतना बड़ा सांप देखा, इतना भयंकर सांप देखा। कौन था, काला काला था, गेहूमन था, इत्यादि वगैरह बहुत प्रकार की चर्चा करते हैं। तो यहां प्रधानता किसकी है, तो सांप की। अब कहता है वह सांप कैसा है, तो काला है, कृष्णः सर्पः। तो समस्त पद इसका बनेगा कृष्ण सर्पः। ये 3 उदाहरण से मैंने तत्पुरुष समास के बारे में आपको बताया। अब तत्पुरुष समास आपका समय बेकीमती है, तो समय नहीं लेते हुए तत्पुरुष समास के भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास को 2 पार्टों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष समास को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट इसका है समानाधिकरण तत्पुरुष। दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में जो समास आते हैं वो इसके इस प्रकार से आते हैं, ध्यान रखेंगे। पहले नंबर में कर्मधारय। कुछ विद्वानों ने कर्मधारय को अलग समास ही मान लिया है, लेकिन कर्मधारय समास जो है वह तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय तत्पुरुष, इसलिए कहीं कहीं पे समास के 6-7 भेद बताए गए हैं। दूसरा इसमें आता है
कर्मधारय के बाद इसी में आता है द्विगु तत्पुरुष। द्विगु भी इसी का भेद है, लेकिन कहीं कहीं पे समास का अलग ही, उसका भी अलग मान लिए हैं, लेकिन द्विगु का ही भी इसका भेद है। तीसरा आता है नया तत्पुरुष, नया समास। अब व्याधिकरण तत्पुरुष में इसमें क्या क्या आता है भाई, तो ये भी देख लें। व्याधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ध्यान रखेंगे। ये 2 से 7 यानी द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। दूसरा में मध्य पद लोपी, मध्य पद लोपी, और 1-2 उदाहरण हैं। अलुक समास भी आता है इसी में। तो ये सब इसमें आते हैं। तो यहाँ ये समास के तत्पुरुष समास के भेद हैं समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारय, द्विगु, नय, कुछ जगह पे मध्यपद लोपी अलुक का भी इसी में चर्चा कर देता है, तो कुछ में वो इसको उठा के वहाँ रख देता है। लेकिन ये सब तत्पुरुष के भेद हैं। और व्याधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुष प्रथमा से लेके द्वितीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष का ये भेद होता है। तो आज की जो ये कक्षा है हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर अगली कक्षाओं में हम आपको वर्ग 1 के बच्चों की आवश्यकता है, उनके लिए ये जो क्लास चल रही है, तो उसमें आपको आगे की कक्षाओं में व्याधिकरण तत्पुरुष का जो द्वितीय से लेकर सप्तमी तक का भेद है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।